मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण पर आधारित आंकिक प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए गुरुत्वाकर्षण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करने में कौन कौन से सूत्र प्रयोग में आते हैं। तो बच्चों, सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रमुख सूत्र, और इन सूत्रों में सबसे पहला सूत्र गुरुत्वाकर्षण बल। याद करिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल वाला फार्मूला F = क्या होता है? Gm1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां G क्या है बच्चों? जहां एक बार रिकॉल करो अपने आप को, जहां G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसकी वैल्यू बच्चों याद करो 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो फार्मूला क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का? F बराबर Gm1 × m2/r²। जहां m1 m2 क्या है? पिंडों के द्रव्यमान है, और स्मॉल r द्रव्यमानों के बीच की दूरी, इट मींस पिंडों के बीच की दूरी। जहां स्मॉल r बराबर m1 व m2 द्रव्यमान वाले m1 व m2 द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य की दूरी। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने थ्योरी को पढ़ाते समय भी आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब बच्चों फार्मूला नंबर 2 पर आते हैं और आपको बताते हैं गुरुत्व बल। जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्व बल पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर आरोपित किया जाता है। तो गुरुत्व बल F बराबर m × G होता है। जहां बच्चों m तो आप जानते हो वस्तु का द्रव्यमान है, और स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। अब बच्चों आपको 2 g दिख रहे हैं, एक स्मॉल g एक कैपिटल g। इन दोनों में रिलेशन देखो, स्मॉल g व कैपिटल G में संबंध, स्मॉल g व कैपिटल G में संबंध याद करना है बच्चों। स्मॉल g बराबर कैपिटल G me/re²। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जहां कैपिटल G तो आप जानते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। me को देख लो, जहां m सिंबल होता है मास का, e मींस अर्थ यानी कि मास ऑफ अर्थ, इट मींस पृथ्वी का द्रव्यमान। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है ये। और बच्चों RE की अगर बात करें तो आप जानते हो R सिंबल होता है त्रिज्या का, और यहाँ ये E मींस है अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो बच्चों ये रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल G में। अब बच्चों बात करते हैं भार की। भार W बराबर क्या होता है? m × G। आपको बताया गया है कि वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण G के मान पर निर्भर करता है, और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण G का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, इस कारण से
वस्तु का भार भी स्थान बदलने पर बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं और इन्हीं फार्मूलों का इस तरह के जो आंकिक प्रश्न है यानी गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उनमें इन्हीं फार्मूलों का यूज होता है। अब बच्चों यहाँ से इस फार्मूले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, उसको समझो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। अगर हम मान लें यदि m1 यद की जगह जब कर लेते हैं, जब m1 व m2 द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से स्मॉल r, अब स्मॉल r ना लिख के यहां हम लिख दें r1, क्या लिख दें r1 दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य कार्य करने वाला, क्या कार्य करेगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? F1 है। कितना है? F1 है। और जब m1 व m2, और जब चाहे ऐसे लिख दें, और जब ये पिंड, यही पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, और जब ये पिंड एक दूसरे से कितनी दूरी पर? r2, दूरी मैं चेंज कर रहा हूं, r2 दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य, अब बच्चों ध्यान दो, दूरी बदल रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बदल ही जाएगा, तब इनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मान लिया हमने F2 है। अब इतनी बात समझो बच्चों, मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे? जब m1 व m2 द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से स्मॉल r1 दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F1 है। और जब ये पिंड एक दूसरे से r2 दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F2 है। यानी कि दूरी बदल रही है पिंडों के बीच की। तो F1 F2 के मान क्या आएंगे? ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है? Gm1 इंटू m2 बटे r²। तो बच्चों कैपिटल G तो कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर पिंड भी वही है, तो इट मींस यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो m1 m2 की जगह m1 m2 रहेगा बटे r², यानी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तो ये यहाँ पे चेंज हो रही है। तो पहली वाली कंडीशन में यानी कि जब F1 है, तो जब F1 बल है तब दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है? r1, तो यहां हो जाएगा r1²। और F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए बच्चों, Gm1 m2, अब r की जगह यहां आ जाएगा r2²। गुरुत्वाकर्षण बल F2 है, तब बच्चों ये दो कंडीशन आ जाएंगी F1 व F2 की। F1 की वैल्यू ये आ जाएगी और F2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब बच्चों अगर हम F1 F2 में यहाँ रिलेशन निकालें तो हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण मान लो 2। अब हम लिख देंगे समीकरण
बटे समीकरण 1 से। इसका मतलब बच्चों समझते हो, हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं। अब भाग दे रहे हैं तो बच्चों क्या होना चाहिए, बायां पक्ष देखो और दायां पक्ष देखो। बायां पक्ष देखो समीकरण 2 का F2 है तो इधर आ जाएगा F2, और समीकरण 1 का बायां पक्ष देखो F1, तो क्या हो गया F2 बटे F1। F2 की वैल्यू यहां पर पुट करिए तो G M1 इंटू M2, और इसका जो हर है ये आ जाएगा नीचे बटे क्या होगा R2 स्क्वायर। अब अगर ऐसे आपको ये नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम इसको यहां अलग से समझा देते हैं। क्या आपको नीचे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात। देखिए बच्चों क्या आएगा, F2 बटे F1, अंश में क्या आएगा ध्यान दीजिए, G M1 इंटू M2 बटे R2 स्क्वायर। अब हर में देखो बच्चों, हर में क्या आएगा, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये है हमारा F2 बटे F1, हर में क्या आएगा G M1 इंटू M2 बटे में पूरे के बटे में क्या आएगा R1 स्क्वायर। अब आप जानते हो नीचे वाले भिन्न का हर ऊपर जाता है, ऊपर वाले का नीचे आता है, तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में G M1 इंटू M2, और इसमें गुणा हो जाएगा R1 स्क्वायर का। किसका गुणा हो जाएगा R1 स्क्वायर, और नीचे क्या है G M1 M2, और इसमें गुणा हो जाएगा R2 स्क्वायर का। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आ गया कि F2 बटे F1 बराबर R1 बटे R2 स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर चलो हम कहाँ लिखते हैं इसको, ऐसा करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके इसे अच्छे ढंग से क्लियरिफाई करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। तो अब देखिए बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है F2 बटे F1, दाएं पक्ष में क्या आ रहा है R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा अगले स्टेप में F2 बटे F1 बराबर क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया। ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब समान द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे से पहले कुछ दूरी पर स्थित हों और बाद में कुछ दूरी पर आ जाएं, यानी कि पिंड बदले ना जबकि उनके बीच की दूरी बदल जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये सारे स्टेप आप वहां पर शो नहीं करेंगे, सीधे आप ये फार्मूला यूज कर देंगे। क्या है F2 बटे F1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कब यूज होगा, जब समान द्रव्यमान वाले पिंड हो और उनके बीच की दूरी बदल रही हो। ठीक है, कब यूज होगा, जब समान द्रव्यमान वाले पिंड हों, जब समान द्रव्यमान वाले पिंड हों और उनके बीच की क्या बदल रही हो, दूरी बदल रही हो, तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र का, इस सूत्र का। अब बच्चों आप नोट हेडिंग डाल लो, नोट NOTE, क्या हेडिंग डालो NOTE, और उसमें ये पूरी बात नोट कर लीजिए।
तो यहाँ से स्टार्ट करिए। जब m1 व m2 द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से स्मॉल r1 दूरी पर स्थित है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक लाइए और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइए। कुल मिलाकर के आपको इस फार्मूले को समझना है। नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चों आपने सूत्रों को देखा, तो पहला सूत्र इसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। दूसरा सूत्र था गुरुत्व बल F बराबर m इंटू जी, और तीसरा फार्मूला था स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ई बटे r स्क्वायर, इसमें r भी कैपिटल है। और चौथा फार्मूला था वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी। और मैंने आपको एक स्पेशल कंडीशन बताई कि जब समान द्रव्यमान वाले पिंड हैं और उनके बीच की दूरियां बदल रही हैं, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो फार्मूला होता है F2 बटे F1, F2 बटे F1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान रख करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किया हुआ। देखिए 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड परस्पर 10 मीटर दूरी पर रखे हैं। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए और कैपिटल जी की वैल्यू इसमें दी हुई है। बच्चों कैपिटल जी की वैल्यू क्वेश्चन में आती है, अगर नहीं भी आती है तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू याद भी रखनी है। 6.67 गुणित 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों इसमें फिजिक्स के क्वेश्चनों को हल करने में आपको मैंने एक तरीका बताया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं और किस राशि की वैल्यू आपसे पूछी है। इतना आप क्वेश्चन से डिटरमिन करिए, लिखिए। इसके बाद आप देखिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये सारी राशियां आती हैं। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। अगर आपने सूत्रों को सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो सूत्र आपके दिमाग में आ जाएगा जो उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो बच्चों यही बात यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। और सबसे पहले गिवन क्या क्या इसमें दिया है। इसमें दिया है 50 किलोग्राम और 120 किलोग्राम के दो पिंड हैं, यानी कि दो पिंड दिए हुए हैं जिनके द्रव्यमान दिए हैं। पहले पिंड के द्रव्यमान को हम m1 से लिखते हैं, ये कितना है 50 किलोग्राम। दूसरे पिंड के द्रव्यमान को m2 से लिखते हैं और ये कितना है 120 किलोग्राम। परस्पर 10 मीटर की दूरी, यानी कि स्मॉल r कितना है 10 मीटर। बीच की दूरी हम किससे लिखते हैं स्मॉल r से। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F की वैल्यू पूछी है और कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 6.67 गुणित 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बोला करो बच्चों अपने मुख से, जब आप बार बार बोलेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब आप देखिए m1 m2 स्मॉल r और कैपिटल F कैपिटल G, ये किस फार्मूले में आते हैं, बहुत सिंपल, पहले ही फार्मूला है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। उसी फार्मूले को यूज करेंगे, लिखेंगे सूत्र F इक्वल टू G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर से वैल्यू पुटअप करेंगे। G की वैल्यू 6, G की वैल्यू सामने आपके रखी हुई है 6.67 गुणित 10 की घात -11, m1 की वैल्यू 50, m2 की वैल्यू 120 बटे में r का स्क्वायर, r की वैल्यू 10 है और इसका स्क्वायर। बच्चों आप सारा खेल कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखिए बच्चों 6.67 गुणित 10 की घात -11 50 गुणित 120 बटे में 10 का वर्ग है तो 10 गुणित 10, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब ऊपर ध्यान दो 6.67 और बच्चे 12 पंचे 60 गुणित 10 की घात -11। अब इसका गुणा कर लेते हैं 0 6 सते 42 4 हाथ से लगा 6 36 और 36 4 40 4 हाथ से लगा 6 36 36 4 40, ये इसका गुणा आ जाएगा। अब बच्चों देखो दशमलव 2 अंक के बाद है तो 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा और साथ ही में इसमें क्या है 10 की घात -11। अब बच्चों यहाँ देखिए इसको F इक्वल टू आ रहा है हमारा 400.20 गुणित 10 की घात 11। अब बच्चों इसको मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में यानी कि वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे। वैज्ञानिक रूप में लिखने का मतलब है कि दशमलव से पहले केवल एक अंक रहना चाहिए।
तो यहाँ दशमलव हम 2 अंक खिसकाएंगे, 1 2। जब आप 2 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो घातें जो 10 की हैं वो 2 बढ़ जाएंगी, प्लस में घातें बढ़ती हैं। अगर आप दशमलव बाईं तरफ खिसकाते हो तो घातें प्लस में बढ़ती हैं, और अगर आप दशमलव दाहिनी ओर खिसकाते हैं तो घातें माइनस में बढ़ती हैं, और उतनी बढ़ती हैं जितने डिजिट आप दशमलव खिसकाते हैं। तो यहाँ हम 2 अंक दशमलव खिसका रहे हैं बाईं तरफ, तो 4.0020, तो यहाँ पर घातें प्लस की बढ़ जाएंगी 2। अब आप देखिए 4.0020, अब यहाँ हो गया 10 की घात -9, और मात्रक आ जाएगा न्यूटन, चूंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो आपने देखा कि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और ये पता कर लिया है कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या पूछा है, और सूत्र भी आपने ध्यान से पढ़ रखे हैं, तो फिर फिजिक्स के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, केवल कैलकुलेशन रह जाती है। और कैलकुलेशन अगर आपको करना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, 2 समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 0.667 न्यूटन है। प्रत्येक गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर समरूप गोले हैं, इट मींस गोलों का द्रव्यमान समान है, और ये समान द्रव्यमान हमसे पूछा जा रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें दिया है समरूप गोले हैं। कैसे गोले हैं? समरूप, यानी कि आपको दिया है m1 इक्वल टू m2 और इक्वल टू स्मॉल m, ये हम अपनी ओर से मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, और समरूप गोले यानी कि पिंडों के द्रव्यमान समान है, यानी कि गोलों के द्रव्यमान समान है यहाँ पर। तो हमने वो समान द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया। और क्या दिया? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू यहाँ दी है 1 मीटर। कितनी दी है? 1 मीटर। आगे दिया दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F की वैल्यू दी है 0.667 न्यूटन। और बच्चों क्या दिया है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया है 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बार बार बच्चों अपने मुंह से इसको बोलिए ताकि आपको इसका आंकिक मान और मात्रक याद हो जाए। अब बच्चों आपने जब इतना देख लिया तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल वाला फार्मूला यूज होगा। लिखते हैं बच्चों, सूत्र F इक्वल टू क्या है? Gm1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। सारी वैल्यू जिसमें पुटअप करते हैं तो F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू बच्चों यहाँ पे राइट डाउन है, कितनी है? 0.667 इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 × 10 की घात -11। m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने स्मॉल m मान रखी है, m2 की वैल्यू भी स्मॉल m मान रखी है, और बीच की दूरी 1 मीटर है। 1.0 मतलब 1, इसका कर देंगे स्क्वायर। आप बची है इसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए बच्चों ये क्या है? 0.667, फिर इधर क्या है बच्चों? 6.67 × 10 की घात -11, और ये कितना है? m स्क्वायर। अगर बच्चों इसको नीचे हर को दिखाना चाहो, नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसको शो करने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दिखाना चाहो तो इसको दिखा दो 1। आप करो इसमें कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले लिखेंगे। क्या आएगा? 6.67 × 10 की घात -11 × m स्क्वायर, और इधर 0.667, क्योंकि 1 का उसमें गुणा होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर? 0.667 पर। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, यहाँ 6.67 × 10 की घात -11 है। इसको जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, तो इसका इस तरफ जब ये जाएगा तो इसका भाग लग जाएगा, इसका इसमें भाग लग जाएगा।
यानी कि हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल m स्क्वायर इक्वल टू 0.667 अपॉन 6.67 गुणित 10 की घात -11। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये है 6.67, यहां से हम 6.67 ला सकते हैं। कैसे? अगर हम दशमलव दाईं तरफ एक अंक खिसका दें। मैंने अभी आपको बताया था अगर दशमलव दाईं तरफ खिसकेगा तो 10 की घातें माइनस में बढ़ेंगी और उतनी बढ़ेंगी जितने डिजिट आप दशमलव को खिसकाते हैं। अगर दशमलव को आप बाईं तरफ खिसकाते हैं तो घातें 10 की घातें जो होती हैं वो प्लस में बढ़ती हैं। तो बच्चों मैं एक अंक दाईं तरफ खिसका रहा हूं तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि फिर इसमें गुणा हो जाएगा 10 की घात -1 का। क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, स्मॉल m इक्वल टू, अब हम अगर इसको ऐसे लिखें तो यहां हो जाएगा 10 की घात -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है, 6.67 गुणित 10 की घात -11। आप जानते हो इससे ये कैंसिल हो गया। आधार जब समान होता है तो घातें अंश से हर में आए या हर से अंश में जाएं, उनका चिन्ह बदल जाता है। इसको ऐसे भी आप समझो, अभी मेरे पास क्या है 10 की घात -1 और 10 की घात -11। अब ये जब ऊपर जाएं, आधार चूंकि समान है तो घातें ऊपर जाएंगी और घातों का चिन्ह बदल जाएगा। या इसको ऐसे आप समझो, ये ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया 10 की घात 11, है ना। घातें माइनस से प्लस में हो जाती हैं, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगी। अब दोनों के आधार समान है तो यहाँ घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल m बराबर 10 की घात -1 प्लस 11, प्लस का 11 है जो कि अधिक है, कितना अधिक है 10, तो 10 की घात 10। बच्चों यहाँ पर एक चीज और, स्क्वायर है ये, m स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू m की निकालनी है। तो बच्चों देखो m की वैल्यू निकालने के लिए ये 10 की घात 10 है और 2 को जब आप इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 2 जब इधर जाएगा तो ये पलट करके होल पावर हो जाता है उसका। अगर 3 होता है तो यहाँ हो जाता होल पावर 1/3। अगर 4 होता है यहाँ पर तो इधर 4 को इधर ले जाते तो टोटल जो पद है उसकी पावर हो जाती 1/4। तो यहाँ 2 था तो टोटल इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब यहाँ देखो घात के ऊपर घात है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 घाते हैं बच्चों, इसलिए छोटे डिजिट आप लिखोगे तो m बराबर कितना आ गया 10 की घात 5 और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान है वो 10 की घात 5 किलोग्राम है। बच्चों ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते क्लास 9 तक आ चुके हैं तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप सीखो। तो बच्चों अब आप इसका सलूशन स्क्रीनशॉट से नोट करो कॉपी में। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। दो पिंड हैं, मान लो आपको ऐसे समझाते हैं, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, इनके क्या द्रव्यमान है इससे आपको मतलब नहीं है यहाँ पर, और ये निश्चित दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं वो चाहो तो आप मान लो कि ये दोनों पिंड रखे हैं स्मॉल r1 दूरी पर, ठीक है। और द्रव्यमान मानना चाहो तो एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। तब उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है, यानी कि ये m1 m2 को 36 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहा है और m2 भी m1 को 36 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहा है। अब बच्चों देखो आगे क्या हो रहा है, यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, यानी कि पहले जितनी थी उसकी कितनी हो जाए 3 गुनी हो जाए, इसको ऐसे समझो यूं ये हो जाए और इधर ये हो जाए, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो पहले की तुलना में कितनी हो जाए 3 गुनी हो जाए, ठीक है। कितनी हो जाए 3 गुनी हो जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमने मान लिया ये अभी दूरी r2 है, यानी कि बाद में दूरी कितनी है r2 है।
कितनी है, R2 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R2 जो है वो R1 का कितने गुना है, 3 गुना है, यानी कि R2 बराबर 3R1। तब इन दोनों पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, इसको मान लिया हमने, अब आएगा गुरुत्वाकर्षण बल F2, यानी कि M1 M2 को F2 गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करेगा और M2 भी M1 को इतनी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करेगा। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये पूरा फिगर है यहाँ पर। ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, नहीं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको मैं नोट एक बता चुका हूँ, F2 बटे F1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। कब, जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हो। तो यहाँ पर जो पिंड हैं वो समान द्रव्यमान के हैं, उनके द्रव्यमान बदलते नहीं है। पहली कंडीशन में जितना द्रव्यमान रहता है उतना ही दूसरी कंडीशन में द्रव्यमान रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पिंड नहीं बदल रहे हैं, जो पिंड पहले थे वही बाद में है। यानी कि जो पिंड पहले जितनी दूरी पर उनको रखा गया थे वही तब रहे जब उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, यानी कि उनका द्रव्यमान वही रहा। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन आप देखो, सोचते हो सर तो बहुत समझाने लगते हैं, समझाते क्या है बच्चों, किसी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, दो पिंड एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हैं और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। तो हम यहां लिख देंगे गिवन F1 इक्वल टू 36 न्यूटन। दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। अब हम लिख देंगे जब R2 इक्वल टू 3 इंटू R1 तब F2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, F2 बटे F1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर से। देखिए बच्चों F2 की वैल्यू तो हमें पता करनी है, F1 कितना है 36 है, R1 नहीं पता है लेकिन R2 तो पता है, 3 गुणित R1 और इसका होल स्क्वायर। R1 से R1 कैंसिल हो गया। इसको बच्चों क्या लिख सकते हो आप, 1 बटे 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, F2 बटे 36 बराबर 1 बटे 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अथवा अब 36 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 36 एकम 36 बटे 9, 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल रह जाएगा कितना, 4 न्यूटन। आपको पता है अगर पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है। तो बच्चों आपने देखा कि सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। ये सारी बात आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता रखी है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। यहाँ गुरुत्व जनित त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये तो बात बच्चों पृथ्वी की हो रही है। फिर पहुंच गए कहां, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान व भार क्या होगा, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है, चाहे आप किसी प्लेनेट पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन भार का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। अब ये उसी पे आधारित क्वेश्चन है, ध्यान से देखें बच्चों। सॉल्यूशन, और सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, गिवन, नोट करना। पृथ्वी पर पिंड का भार, इसको लिख देंगे W, और चाहे ऐसे लिख दो WE, यानी कि वेट ऑन अर्थ कितना है, 98 न्यूटन। और पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण, इसको GE कर दो, ये कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर पहुंच गए चंद्रमा पर, इसका द्रव्यमान पूछा है। चंद्रमा पर द्रव्यमान चाहे तो इसको लिख दो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या पूछा है, चंद्रमा पर भार, तो वेट ऑन मून इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
क्या दिया है, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि GM दिया है। कितना दिया है, 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमें ये पता कर लेना है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, और जितना पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान होगा चंद्रमा पर। पिंड का जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर आएगा उतना ही उसका द्रव्यमान कहाँ होगा, चंद्रमा पर। तो हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई करते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, W इक्वल टू mg। सूत्र क्या है आपके पास, W इक्वल टू mg। आप इसका यूज करेंगे तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, WE इक्वल टू me, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, GE। ठीक है, ई सफिक्स लग जाएगा क्योंकि इसको हम पृथ्वी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो WE का मान कितना दिया है, 9.8। 9.8 ना दे करके कितना दिया, 98 न्यूटन। ME यानी कि पृथ्वी पर द्रव्यमान। GE कितना है, 9.8। तो बच्चों कैलकुलेशन है, ME इक्वल टू 98/9.8। दशमलव हटा दिया, इधर 0 बढ़ा दिया, कट पिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि ME इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो हम लिखेंगे M मास ऑन मून इक्वल टू मास ऑन अर्थ इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो पहला आपका आंसर हो गया कि पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। अब हमें चंद्रमा पर भार निकालना है, तो WM इक्वल टू MM इंटू GM। मैंने सफिक्स M लगा दिया, M मीन्स मून। अब देखिए बच्चों, MM कितना है, 10 है, GM 1.6 है, तो 1.6 गुणा करोगे 16, और भार का मात्रक होता है न्यूटन। तो एक आंसर आपका ये आ गया। तो बच्चों अगर जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या है। तो बच्चों भार तो चंद्रमा पर जाने पर बदल जाएगा, और चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे। अगर आपको चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पता है तो आप भार आसानी से निकाल लेंगे, बशर्ते आपको जो वस्तु या पिंड है या व्यक्ति है उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, यानी कि जी दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि व्यक्ति का द्रव्यमान और पता कर लेना है, तो हम चंद्रमा पर इसका भार आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या दिया है हमें, पृथ्वी पर भार, इसको मान लेंगे WE, ये कितना दिया है 600 न्यूटन। आगे क्या कह रहा है, चंद्रमा पर भार बताओ, यानी कि वेट ऑन मून, ये हमें पता करना है। हमें दिया गया है कि चंद्रमा पर जो जी का मान है वो 1/6, किसका 1/6, पृथ्वी पर जी के मान का। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ दी हुई है। ठीक, अब आप देखिए फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला है W इक्वल टू M इंटू जी से। W इक्वल टू M इंटू जी से। बच्चों M का मान नहीं बदलता है, तो M की जगह M ही रखेंगे। पहले इसको पृथ्वी के लिए यूज करेंगे, यहां लिख देंगे पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए क्या फार्मूला ये हो जाएगा, WE इक्वल टू M इंटू GE। इसको ऐसे कर दो, समीकरण 1 मान लो, फिर लिख दो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए। अब इसको मान लेते हैं WM, तो द्रव्यमान की जगह M ही रहने दो, और यहाँ हो जाएगा GM, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें WM निकालना है, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 बटे समीकरण 1 से।
बच्चों इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या हो जाएगा। देखो समीकरण 2 का बायां पक्ष देखो WM और समीकरण 1 का बायां पक्ष देखो WE इक्वल टू, अब इसका दायां पक्ष M इंटू GM और इसका समीकरण 1 का दायां पक्ष M इंटू GE, तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया। वैसे पृथ्वी और चंद्रमा के लिए भार निकालने से रिलेटेड ये एक फार्मूला भी मैंने बना दिया, आप इसको याद कर लें और ये भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ के केस में देखिए WM हमें निकालना है, तो WE पता चल गया कितना है 600 न्यूटन। GM कितना है 1/6 गुणित GE, तो लिख देंगे 1/6 गुणित GE और बटे में GE, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या आया WM/6 से इक्वल टू 1/6, तो WM यानी कि वेट ऑन मून क्या आ जाएगा 600 गुणित 1/6, 6 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया वेट ऑन मून कितना आ गया 100 न्यूटन, और यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। तो बच्चों आप इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जितने टाइप के आंकिक प्रश्न आपके सिलेबस में हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, फार्मूले भी बता दिए। तो बच्चों अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।